आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग चैप्टर 12 साइंस इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 को रिवाइज करेंगे काफ़ी कम टाइम में, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिले। तो सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो देखिए, चार्ज जो है ना एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का, जिसके कारण बॉडी जो है ना अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को फील करता है। ठीक है, तो दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसमें तो ज़्यादा डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी बॉडी पे जुड़ा हुआ उसका प्रॉपर्टी होता है ना। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लाइट चार्जेज आर रिपेलिंग ईच अदर। जो सेम चार्जेज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मान एक दूसरे से दूर भागते हैं, प्रतिघर्षित होते हैं। और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक चार्जेज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं कि दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है ना फ्लो हो जाता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर के सबसे अच्छे एग्जांपल हैं मेटल्स हैं, जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। ये सब कंडक्टर होते हैं, और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो इनको इंसुलेटर बोलते हैं। इसमें ग्लास है, एबोनाइट है, रबर है, और बहुत सारे प्लास्टिक हैं, पेपर है, ड्राई वुड है, और ये सब इंसुलेटर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ध्यान से सुनिएगा। ये होता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो मान लीजिए यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पे मेरा पेन रखा हुआ है, जिसके चारों तरफ पॉजिटिव फील्ड रहेगा। तो मान लीजिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ पे लाएंगे तो क्या करेगा, वो जो पॉजिटिव फील्ड है ना उसको रिपेल करेगा, उधर भगाएगा। तो उसके अगेंस्ट में आप वर्क डन करेंगे, और जैसे ही आप वर्क डन को छोड़ देते हैं तो ये वापस वर्क डन करेगा। वही जो होता है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल V एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट। तो पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है सिंबल V से, और इसका यूनिट जो है ना वो वोल्ट होता है। इसका डिफिनेशन देखिएगा कि पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब एक पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट है कहीं पे किसी पॉइंट का, तो उसका मतलब क्या होता है कि 1 जूल का काम किया जाएगा। किसके लिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से अनंत से उस पॉइंट तक लाने के लिए। नेक्स्ट जो है ना वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरे इस पेन को देखिए, ये जो पेन है ना, अगर ये ग्रेविटी के कारण इस सरफेस पे टिका हुआ है, जैसे ही ग्रेविटी से ऊपर मैं लाता हूँ इसको, और उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि जो लाया हूँ वो पॉइंट ए है और इसके बीच में पॉइंट बी है, तो ए से और बी तक जो ये वर्क डन करेगा, क्यों कर रहा है, क्योंकि अब इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया है। सेम उसी प्रकार से जो वर्क डन करता है कि एक मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, कि कितना वर्क डन हुआ है और कितने क्वांटिटी में जो चार्ज है ना वो ट्रांसफ़र हुआ है। अब इसका आगे डिफिनेशन देख लीजिए। ये होता है कि इफ़ अ W जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन टू ट्रांसफर Q कूलम्स ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज गिवन बाई द फार्मूला। यदि W जूल का वर्क डन हो रहा है Q कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V होगा दो पॉइंट के बीच में, तो इसको हम फार्मूला से दे सकते हैं कि पोटेंशियल फार्मूला V इक्वल टू W/Q हो जाएगा। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और जो एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का वो वोल्ट होता है। 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो देखिए 1 वोल्ट को डिफाइन किया जा सकता है कि एक ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में जो कि 2 पॉइंट के बीच में होगा, जहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना 1 जूल का वर्क डन करेगा 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने के लिए। मतलब एक जो कूलम के चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो इसका जो फार्मूला हो जाता है देयरफॉर 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें है वोल्ट मीटर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्ट मीटर। इसको ध्यान से समझिएगा
कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसका नाम है वोल्ट मीटर। द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। तो जो वोल्ट मीटर है ना वो दो पॉइंट के बीच में पैरेलल में कनेक्ट होता है ना सर्किट के साथ, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आता है। और जहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है उसके साथ में। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस। अरे वोल्ट मीटर ये भी आता है, वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये होता है फ्लो ऑफ चार्जेज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि द इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट होता है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज होता है या इलेक्ट्रॉन का जो रेट ऑफ फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको आगे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि इफ़ अ चार्ज ऑफ क्यू कुलाम्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम टी सेकेंड्स। अगर क्यू कुलाम का चार्ज टी सेकेंड में फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, देन द मैग्नीट्यूड आई ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज गिवन बाई। तो जो मैग्नीट्यूड आई होगा या इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरमेंट होगा उसको दिया जाएगा करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप ना। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। इसके आगे देखिए कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो एम्पियर होता है एंड इट इज डिनोटेड बाई लेटर ए। और इसको लेटर ए से डिनोट करते हैं ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब नेक्स्ट देखिए अमीटर। अमीटर क्या होता है? करंट इज मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। अमीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। द मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट इन विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। तो जिस सर्किट में करंट को मेजर करना है वहाँ अमीटर जो है ना वो सीरीज में कनेक्ट होता है ना। वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। ये दोनों हमेशा पूछता है। आगे देखिए एन अमीटर शुड हैव वेरी लो इंटरनल रेसिस्टेंस। और अमीटर का रेसिस्टेंस बहुत लो होना चाहिए जबकि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या है देखिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। माने जो करंट होता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनेट होता है, अगर एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से समझें हम लोग तो। लेकिन टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। इफ़ करंट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। अगर किसी भी कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है और जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अनुसार जो करंट होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा वोल्टेज के, या वोल्टेज प्रोपोर्शनेट होगा करंट के, या वी इक्वल टू हो जाएगा आई आर। वेयर आर इज अ कांस्टेंट कॉल रेसिस्टेंस। जहाँ पे आर जो है ना कैपिटल आर, उसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है कैपिटल आर होता है। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये जो रेसिस्टेंस है ये चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कांस्टेंट जो नेचर है ना जिस कंडक्टर को यूज कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, उसका लेंथ कितना है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, और कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कितना है। ठीक है। अब इसमें 9 नंबर पे आ चुके हैं रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि जो करंट है ना उसको फ्लो होने में जो अपोज होता है, अपोजिशन करता है कंडक्टर, उसको ही उसका रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो वो प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर का जिसके कारण वो फ्लो ऑफ करंट को या फ्लो ऑफ चार्जेज को रोकता है उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है पी डी अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अपॉन करंट, आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। अब आगे देखिए द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। जो एसआई यूनिट है रेसिस्टेंस का ओम है, व्हिच इज डिनोटेड बाई सिंबल। ये जो सिंबल यहाँ पे दिख रहा है ओम का, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में भी आता है। ये सिंबल जो है ना ओम का सिंबल है या रेसिस्टेंस का सिंबल है। अब देखिए 1 ओम, इफ़ वोल्टेज जो है ना 1 वोल्ट है और 1 वोल्टेज में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, देन रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर ही होता है 1 ओम। जिसके कारण इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। तो किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस को हम 1 ओम तभी बोलते हैं जब उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है और वहाँ पे वोल्टेज जो होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट का अप्लाई किया जाता है। अब आगे देखिए जो रेसिस्टेंस का डिपेंडेंसी है कंडक्टर में वो कौन कौन से ऊपर है। द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट है इट्स लेंथ, इसके लंबाई के ऊपर, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
है ना, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए के ऊपर द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, और ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है उसके नेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। आगे देखिए ये है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी में हम लोगों को मालूम है कि जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो जो लेंथ है कंडक्टर का उसके प्रोपोर्शनेट होता है, उसके क्रॉस सेक्शन के एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। अगर इन दोनों को इक्वेशन और 2 को कंबाइन कर दें तो आर प्रोपोर्शनेट एल अपान ए हो गया, लेंथ अपान एरिया। अगर ये प्रोपोर्शन का साइन को हटा देंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, यही रेसिस्टिविटी है। तो आर इक्वल टू रो, इसको रो पढ़ते हैं, एल अपान ए, वेयर रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आर रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो इसके 2 नाम है, देखिए याद रखिएगा, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं और कंडक्टर का रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वेयर एल इक्वल टू 1 मीटर, अगर लेंथ है कंडक्टर का 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे वी हैव रो इक्वल टू आर, तो जो रेसिस्टिविटी होगा ना रेसिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, दस द रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अगर रेसिस्टिविटी किसी कंडक्टर में इस प्रकार से है कि जो रेसिस्टेंस है उसका यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया है क्रॉस सेक्शन का किसी कंडक्टर में, तो क्या होगा, इस SI यूनिट इज ओम मीटर, तो इसका SI यूनिट जो है ना ओम मीटर होगा, इसको ओम मीटर से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कि रेसिस्टेंस को हम कैसे कंबाइन करते हैं। तो रेसिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन 2 वेज, तो रेसिस्टेंस को 2 प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, इन सीरीज और इन पैरेलल, ठीक है। तो इसको सीरीज और पैरेलल में हम लोग कंबाइन करके देखेंगे, इसके फार्मूला को डिराइव करके कि कैसे इसका फार्मूला जो है आता है। अब इसमें पहला में देखिए रेसिस्टेंस इन सीरीज, तो यहाँ पे देखिए 3 रेसिस्टेंस हैं, R1 R2 R3। तो सीरीज का मतलब क्या होता है कि उसके समान सिरे जो है ना एक साथ जुड़े नहीं होते। जैसे यहाँ पे A जो है ना और यहाँ पे B है, तो ये जो R2 का A है ना वो B से कंबाइन हो रहा है, ठीक है, और R2 का B जो है ना R3 के A से कंबाइन हो रहा है, मतलब असमान सिरे कंबाइन होते हैं तो उसको सीरीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, करंट जो है ना पूरे के पूरे सीरीज सर्किट में सेम होता है, लेकिन वोल्टेज जो है ना हर रेसिस्टेंस का अलग अलग होता है। जिसमें R1 का V1 है, R2 का V2 है, R3 का V3 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का कंबाइन वोल्टेज जो होगा ना V होगा, और इन सब का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे R है। यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, जिससे V वोल्ट का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब देखिए इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, ये हो जाएगा कि इन सीरीज इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इस सीरीज में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। उसके बाद अगर हम लोग अप्लाई करें यहाँ पे ओम्स लॉ को पूरे सर्किट के ऊपर, तो अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द इंटायर सर्किट V इक्वल टू IR हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी छोटे छोटे जो रेसिस्टेंस है ना R1 R2 R3, इनके ऊपर अलग से हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो देखिए उसी को यहाँ पे मैंने लिखा है कि अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रेसिस्टेंस सेपरेटली हम लोग सारे रेसिस्टेंस में ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो वी हैव V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3, इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए। तो तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन दिया हुआ है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 में V की जगह IR पुट कर रहे हैं, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। तो यहाँ पे क्या होगा, IR इक्वल टू I ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में जो रेसिस्टेंस होगा वो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो R1 R2 R3 हैं, इसके जो सेम किनारे हैं ना, जैसे A वाला किनारा तीनों का सेम है और B वाला किनारा भी तीनों का सेम है, ठीक है। अब इसमें देखिए वोल्टेज जो है ना सेम होता है, रेसिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा सबका, लेकिन यहाँ पे करंट अब जो है ना बाइसेक्ट हो जा रहा है, ये जो ट्रिपल सेक्ट हो रहा है, समझिए 3 भागों में बढ़ जा रहा है, I1 I2 और I3 में। तो यहाँ पे I जो है ना बढ़ रहा है, जबकि सीरीज में जो है ना वोल्टेज बढ़ता है। अब आगे देखिए इन पैरेलल द टोटल करंट, पैरेलल में जो टोटल करंट होगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई करें इस पूरे सर्किट में, तो I इक्वल टू V अपान R हो गया, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रेसिस्टेंस सेपरेटली वी हैव, सारे रेसिस्टेंस में अलग अलग ओम्स लॉ को अप्लाई करें जिससे पहले किए थे। तो I1 इक्वल टू V अपान R1 हो जाएगा, I2 इक्वल टू V अपान R2 हो जाएगा, I3 इक्वल टू V अपान R3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें V जो है ना वो सेम है, I1 I2 I3 जो है ना अलग अलग है, इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए। तो अगर तीनों इक्वेशन को हम लोग समराइज कर दें तो V अपान R इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। यहाँ से V जो है ना कॉमन आ जाएगा और इस V से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो फार्मूला है बन जाएगा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3।
इसके आगे देखिए, इसके आगे है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि द रेट एट व्हिच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, कि जिस दर से या जिस रेट से जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किसी सर्किट में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। और W क्या होता है, V इंटू क्यू होता है, तो V इंटू क्यू बाई टी, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। आगे देखिए, द वर्क डन बाई करेंट I व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम टाइम T अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाई। तो मान लीजिए वर्क डन कर रहा है करंट I, जब ये फ्लो हो रहा है टाइम T के साथ में पोटेंशियल डिफरेंस है V का, तो उसको दिया जा सकता है वर्क डन इक्वल टू V आई टी जूल, V इंटू आई इंटू टी जूल। V क्या आज W इक्वल टू V क्यू होता है और Q इक्वल टू आई टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने Q की जगह क्या पुट कर दिया, आई टी पुट कर दिया, तो ये हमको इक्वेशन मिल गया वी आई टी। उसके बाद देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1, तो W के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो P इक्वल टू वी आई टी बाई टी इक्वल टू वी आई। तो इसका पावर का एक फार्मूला हो गया वी आई। अगर यहाँ पे हम लोग V की जगह आई आर को रिप्लेस करते हैं ओम्स लॉ से, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, और V के आई की जगह V अपन आर को रिप्लेस करेंगे तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो ये पावर के तीनों फार्मूला जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपके काम आएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब आगे देखिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। जो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है ना वो वाट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर इक्वल टू V इंटू आई हो गया, तो 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। इसीलिए बोल सकते हैं इसको कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट काजेज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर ऑफ फ्लो थ्रू अ वायर। मान लीजिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्ट है 1 वोल्ट का है, जो 1 एम्पियर के करंट को फ्लो करवा रहा है किसी वायर में, तो हम क्या बोलेंगे कि द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड इज 1 वाट, है ना। तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे जो पावर कंज्यूम हो रहा है 1 वाट है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है, E इक्वल टू पी इंटू टी। अब इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डिपेंड्स अपन, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा, उसमें क्या क्या होता है। पहला होता है पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंस। आजकल देखिए पावर रेटिंग आता है स्टार के टर्म्स में, 1 स्टार 2 स्टार, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड जो होता है कि टाइम पार हुईच इट मैंने अप्लायंस जो है यूज, कितने टाइम तक ये जो अप्लायंस है यूज हो रहा है, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन जो है। अब इसमें देखिए जो एनर्जी का यूनिट है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी यूनिट है, कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, कि सही यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जूल है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 वाट इज यूज्ड फॉर 1 सेकेंड, कि 1 जूल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है अगर कोई अप्लायंस जो है ना 1 वाट का उसको 1 सेकेंड के लिए यूज किया जाता है तब, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है KWH, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो किलोवाट आवर है ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग 1 किलोवाट पावर रेटिंग इज यूज्ड फॉर 1 आवर। तो मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या अप्लायंस का पावर रेटिंग 1 किलोवाट आवर है और वो 1 घंटे के लिए चल रहा है, 1 किलोवाट का है तो 1 घंटे के लिए चल रहा है, 1 आवर के लिए चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 किलोवाट आवर जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया। और ये जो 1 किलोवाट आवर है ना 1 kWh है, इसको ना एक यूनिट भी बोलते हैं, याद रखिएगा ना। और इसी के द्वारा घरों का जो मीटर है ना वो चलता है यूनिट के बिहाफ में। अब इसको हम आगे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनर्जी यूज्ड इक्वल टू पावर इंटू टाइम। जो एनर्जी यूज हुआ है उसका फार्मूला होता है पावर इंटू टाइम। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब 1000 वाट 1 किलोवाट होता है और 1 आवर में 60 इंटू 60 होता है, तो 1000 इंटू 3600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जूल में तो ये भी आता है इक्वेशन कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ये हो जाता है। नेक्स्ट जो है ना वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है, तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को जब एक हाई रेसिस्टेंस वायर में पास किया जाता है तो जो रेसिस्टेंस के कारण ना वायर बहुत हार्ड हो जाता है और हीट निकालने लगता है, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव्स अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस V द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाई। मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज Q है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस V के अगेंस्ट में मूव कर रहा है, तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन को दिया जाता है W इक्वल टू क्यू भी, इसको हम समझ चुके हैं, इसमें इक्वेशन 1 दे दीजिए। हमको मालूम है करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। अगर इसको इस फार्मूला में पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, ठीक है।
अब इन सब को अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमको मिलेगा वर्क डन W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये जो आई स्क्वायर आर टी होता है ना, ये हम लोग पावर में क्या पढ़े थे, हम लोग पावर में पढ़े हैं आई स्क्वायर आर, और उसे टी से मल्टीप्लाई करने पे वर्क डन आ जाता है। अब देखिए, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी फॉर मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ करंट आई थ्रू द कंडक्टर फॉर टी सेकेंड्स। तो ये जो वर्क डन है इसी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है जब फ्लो ऑफ करंट आई जो है ना कंडक्टर में टी सेकेंड के लिए फ्लो होता है तब। तो इसमें क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस्ड एच इक्वल टू होगा आई स्क्वायर आर टी जूल। तो ये आई स्क्वायर आर टी जूल आ गया। अब यहाँ पे आई इक्वल टू वी बाई आर रख देंगे तो ही फार्मूला चेंज हो जाएगा, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी, और आर इक्वल टू वी बाई आई रख देंगे तो ही फार्मूला हो जाएगा एच इक्वल टू वी आई टी। तो देखिए 3 फार्मूला हो गया इसका, मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ, आई स्क्वायर आर टी, फिर वी स्क्वायर बाई आर टी, और फिर वी आई टी। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला के हिसाब से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब इसके बाद लास्ट में देखते हैं, देखिए कि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्या क्या एप्लीकेशन होता है। पहला है इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस, कि जो अप्लाइंसेस इलेक्ट्रिकल होते हैं और हीटिंग पे ऊपर काम करते हैं, जैसे कि ऑल इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सारे के सारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस बेस्ड होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रिक आयरन है, वाटर हीटर है, गीजर है, रूम हीटर है, टोस्टर है, हॉट प्लेट्स हैं, ये सब जो है ना इनके अंदर में हीटिंग कॉइल होते हैं जिसमें हाई रेसिस्टेंस वायर होता है, जैसे कि नाइक्रोम का वायर हाई रेसिस्टेंस का होता है और हाई टेम्परेचर में भी ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। नेक्स्ट में देखिए इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब। तो ये जो इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब होता है ये कैसे काम करता है कि इसके अंदर में ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर काम करता है ना। इसके अंदर में ग्लास सेल होता है जिसके अंदर में एक फिलामेंट होता है, और फिलामेंट जो है ना वो बहुत ही थिन, वेरी थिन, हाई बल्ब रेसिस्टेंस टंगस्टन वायर का बना होता है ना, बहुत ही पतला और हाई बल्ब रेसिस्टेंस टंगस्टन वायर का होता है। याद रखिए कि पूछा जा सकता है ना कि ये किसका बना होता है, तो टंगस्टन वायर का बना होता है जिसका हाई रेसिस्टेंस होता है और बहुत ही पतला होता है। जब इसमें करंट फ्लो होता है इस फिलामेंट में तो ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद जो है ना ये क्या करता है, लाइट इमिट करने लगता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और लास्ट जो है ना वो है इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड होता है, इसका जो बनाना है वो ये क्या करता है, ये फ्यूज वायर जो है ना बहुत ही लो मेल्टिंग एलॉय से बना होता है ना। इसमें क्या होता है, जब लार्ज करंट पास होता है, मतलब जितना करंट हमको चाहिए उससे ज़्यादा करंट इसमें अगर पास हो जाता है तो आसानी से गर्म होकर हीटअप हो जाता है, हीटअप होने के बाद मेल्ट हो जाता है, जिससे जो है ना सर्किट ब्रोकन हो जाता है, रुक जाता है, टूट जाता है, और जिससे बाकी का जो डैमेज है, आग वाग लगना जो है ना वो बच जाता है। तो बच्चों आशा करता हूँ ये सारे के सारे जो है ना मेरे जो इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूला है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।